9 जून 2013 पणजी के उस कॉन्फ्रेंस हॉल में जैसे ही राजनाथ सिंह ने फाइल बंद की, कमरे की हवा बदल गई। नरेंद्र मोदी के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, राजनाथ सिंह कहेंगे या नहीं। स्टेज पर बैठे ज्यादातर नेता जानते थे साहब कि आज कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन कितना बड़ा ये किसी को अंदाजा नहीं था। और फिर राजनाथ सिंह बोले, मैंने फैसला किया है कि नरेंद्र मोदी को सेंट्रल कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए। ये लाइन खत्म होते ही तालियों की आवाज कमरे में गूंज उठी और गोवा की इस मीटिंग ने मोदी के लिए प्राइम मिनिस्टर बनने का दरवाजा खोल दिया था। लेकिन सवाल है कि मोदी पीएम की कुर्सी तक पहुंचे कैसे? उन्होंने अपने रास्ते से एक एक कर अपने सबसे बड़े विरोधियों को कैसे हटाया और कैसे गुजरात के एक संगठन मंत्री ने दिल्ली की राजनीति का पावर बैलेंस बदल कर रख दिया? लेकिन ये समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा, उस समय में जब नरेंद्र मोदी के पास ना कोई पद था, ना कोई सत्ता, और ना ही किसी ने सोचा था कि एक दिन दिल्ली की राजनीति इन पर टिक जाएगी। तो बीजेपी की सियासत में नरेंद्र मोदी का सीधा दखल शुरू होता है 1987 से, जब संघ उन्हें गुजरात बीजेपी का संगठन सचिव बनाता है। उस वक्त गुजरात बीजेपी में दो बड़े गुट थे, एक तरफ केशुभाई पटेल, दूसरी तरफ शंकर सिंह वाघेला। मोदी इन दोनों के बीच में एक तरह के रणनीतिकार की भूमिका में थे, जमीन पर भी पकड़ और दिल्ली नागपुर से बढ़िया रिश्ते। 1995 में बीजेपी को गुजरात में बड़ी जीत मिलती है, केशुभाई मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन कैबिनेट में वाघेला गुट के लोगों को ज्यादा जगह नहीं मिलती। यहीं से अंदर की लड़ाई शुरू हो जाती है। सितंबर 1995 में जब केशुभाई अमेरिका दौरे पर जाते हैं तो वाघेला 55 विधायकों के साथ बगावत कर देते हैं। ये प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई थी कि खुद अटल बिहारी वाजपेयी को अहमदाबाद जाना पड़ा था। 2 दिन तक मान मनोवल चलता रहा। आखिर में पार्टी नेतृत्व को वाघेला की 3 बड़ी शर्तें माननी पड़ी थी। पहली, केशुभाई को सीएम की कुर्सी से हटाया जाता है। दूसरा, वाघेला खेमे के विधायकों को सत्ता में हिस्सेदारी मिलती है। तीसरी, और नरेंद्र मोदी को गुजरात की सियासत से हटाकर दिल्ली भेज दिया जाता है। यहीं से शुरू होता है साहब मोदी का पहला राजनीतिक वनवास। केंद्रीय नेतृत्व में उन्हें दिल्ली में राष्ट्रीय सचिव की भूमिका तो दे दी थी, लेकिन मोदी का दिलो दिमाग अब भी गुजरात में ही था। 1995 से 1998 तक गुजरात की राजनीति में उठापटक चलती रही। कुल मिलाकर 3 मुख्यमंत्री बदल गए, पहले केशुभाई पटेल, फिर सुरेश मेहता और फिर इनके बाद शंकर सिंह वाघेला। लेकिन स्थिर सरकार किसी की भी चल नहीं पाई और इन सब घटनाओं पर दिल्ली में बैठे मोदी पैनी नजर बनाए हुए थे। फिर आता है साल 1998 जब गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में बीजेपी को फिर बड़ी जीत मिली और 4 मार्च 1998 को केशुभाई एक बार फिर से सीएम बने। लेकिन फिर इनकी कुर्सी पर किसी की नजर लग गई। ऐसा लग रहा था साहब कि पार्टी के कुछ लोगों के अलावा प्रकृति भी नहीं चाह रही थी कि ये चीफ मिनिस्टर रहें। केशुभाई के दूसरे कार्यकाल में गुजरात पर एक के बाद एक आपदाएं आती चली गईं। भूकंप, सूखा और प्रशासनिक नाकामी के गंभीर आरोप लगे। केशुभाई के इस काम से आरएसएस और वीएचपी के बहुत से लोग नाराज भी थे। जहां एक और गुजरात में केशुभाई की कुर्सी पर तलवार लटकी थी, वहीं दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी धीरे धीरे गुजरात का रास्ता फिर से बना रहे थे। वो अक्सर संघ मुख्यालय, केशव कुंज और दिल्ली के संपादकों से मिलते रहते थे। कई किताबों और किस्सों में ये दावा मिलता है कि मोदी ने केशुभाई के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की थी। दिल्ली के कुछ पत्रकारों को फाइलें दिखाई, उनमें ऐसी बातें थी जिनसे साबित हो रहा था साहब कि गुजरात सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। आखिरकार मोदी की ये भागदौड़ रंग लाई। पार्टी नेतृत्व ने केशुभाई को हटाने का मन बनाया, लेकिन तब पार्टी हाईकमान के सामने एक बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई थी कि नया सीएम कौन होगा। यहीं से सीन में एंट्री होती है नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। इस दौरान आरएसएस में उनकी पकड़ अटल आडवाणी से इक्वेशन काफी काम आई। एक इंटरव्यू में खुद नरेंद्र मोदी बताते हैं कि अटल जी ने उन्हें दिल्ली बुलाकर मजाक में कहा था, पंजाबी खाना खा खा के मोटे हो गए हो, दिल्ली छोड़िए, गुजरात जाइए, काम कीजिए, वजन भी कम होगा। मोदी को शायद उस वक्त अंदाजा भी नहीं था कि उन्हें सीधे मुख्यमंत्री बनाकर भेजा जा रहा है। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी गुजरात के नए सीएम बनते हैं। यानी गुजरात से जिनको सभी साइडलाइन करके दिल्ली भेजा गया था, उन्हीं के हाथ में अब पूरा राज्य था। लेकिन मोदी भी गुजरात को ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। उन्हें सीएम बने हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ था कि गुजरात में एक ऐसी हिंसात्मक घटना हुई जिसने राज्य के साथ साथ पूरे देश की राजनीति को ही बदल दिया। तारीख थी 27 फरवरी 2002। घटना गोधरा कांड, जब साबरमती एक्सप्रेस के S6 के कोच में आग लगी थी और 59 कार सेवकों की मौत हो गई थी।
यही वो दिन था जिसने मोदी की छवि को हमेशा के लिए दो हिस्सों में बांट दिया। इसके बाद गुजरात में जो भी हुआ वो आज भी देश और मोदी के लिए ब्लैक चैप्टर है। कई इलाकों में भीषण दंगे हुए, 1000 से ज्यादा लोगों की जानें गई, लेकिन मोदी की चुनौतियां यही नहीं रुकी। अब एक तरफ जहां मोदी से लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर पर सवाल हो रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर एक और बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने आ रही थी, और वो ये थी कि दंगों के लगभग 1 साल बाद चुनाव होने थे, लेकिन ये चुनाव 3 महीने पहले ही कराए गए। लेकिन मोदी ने इस चुनाव में कुछ ऐसा किया कि ऑपोजिशन को इसका अंदाजा भी नहीं था। उन्होंने पूरे चुनाव को अपनी लीडरशिप के इर्द गिर्द खड़ा कर दिया था, जिससे विपक्ष गोधरा कांड को चुनावी मुद्दा ही नहीं बना पाया। और दिसंबर 2002 के इस चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिलती है। मोदी दूसरी बार सीएम बनते हैं। इस कारण उनके समर्थकों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद 2007 में तीसरी और फिर 2012 में चौथी बार वो सीएम बने। अब पार्टी हाईकमान ने उन्हें सीएम तो बना दिया, लेकिन अब उनका मन गुजरात में लग नहीं रहा था। उनकी नजर अब उस जगह पर थी जहां से उन्हें दशकों पहले बुलाकर सीएम बनाया गया था, लेकिन इस बार उन्हें जिम्मेदारी अलग चाहिए थी। अपने उस सपने को पूरा करने के लिए मोदी ने गुजरात मॉडल को गढ़ना शुरू कर दिया। उद्योग, निवेशक मीट, वाइब्रेंट गुजरात, इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर पूरे देश को यह मैसेज कि अगर गुजरात बदल सकता है तो भारत भी बदल सकता है। इसके लिए उन्होंने सद्भावना यात्रा जैसी एक्टिविटीज के जरिए अपनी इमेज सिर्फ गुजरात के सीएम की नहीं बल्कि एक नेशनल लीडर की तरह प्रोजेक्ट करनी शुरू कर दी। टाइम मैगजीन के कवर पर मोदी मीन्स बिजनेस जैसी हेडलाइंस, कॉर्पोरेट जगत, बाबा रामदेव, श्री श्री जैसे धार्मिक चेहरों का सपोर्ट, ये सब मिलकर मोदी को नेशनल लीडर के रूप में एक बड़ा दावेदार बना रहे थे। 2009 से 2012 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे हरीश खरे अपनी किताब हाउ मोदी वॉन इट में लिखते हैं कि ये वो वक्त था जब मोदी ने केंद्र की कांग्रेस सरकार पर हमले के लिए अपने गुजरात मॉडल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। नरेंद्र मोदी मनमोहन सरकार के भ्रष्टाचार, महंगाई, डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरती कीमत पर धनाधन बयान दे रहे थे। इसके अलावा एक बात यह भी थी कि गुजरात की सीमाएं अब मोदी को छोटी लगने लगी थीं और दिल्ली की राजनीति में हलचल शुरू हो चुकी थी। फिर आता है साल 2013 जब 22 जनवरी को नितिन गडकरी पर टैक्स से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं और पूर्ति ग्रुप की फंडिंग को लेकर उठे विवाद के कारण उन्हें बीजेपी अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा और नए अध्यक्ष बनाए गए राजनाथ सिंह। और इस बदलाव को कई स्पेशलिस्ट ने मोदी के लिए फायदेमंद माना। इसके पीछे उनका तर्क था कि मोदी के लिए राजनाथ को मैनेज करना गडकरी से आसान था। पार्टी के कैडर में पहले से ही ये चर्चा तेज थी कि 2014 का चेहरा मोदी होना चाहिए और राजनाथ सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद ये चर्चा और भी तेज हो जाती है। लेकिन मोदी के लिए ये रास्ता इतना आसान नहीं था। पार्टी के अंदर भी इसका विरोध हो रहा था, खासकर आडवाणी खेमे में। उधर जेडीयू के नेता और एनडीए सहयोगी नीतीश कुमार भी तरकश से तीर निकाले खड़े थे कि मोदी एनडीए का चेहरा नहीं हो सकते। इधर पार्टी और सहयोगियों के बीच सिर्फ टॉवल चल रहा था। उधर आरएसएस ने भी अपने कैलकुलेशन शुरू कर दी थी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक 2013 की शुरुआत तक संघ के अंदर ये राय बन चुकी थी कि अगर कांग्रेस को हराना है तो एक आक्रामक और लोकप्रिय चेहरा चाहिए और उसके लिए मोदी सबसे सही चॉइस है। इसके अलावा संघ पर भगवा आतंकवाद वाले बयान, जांच एजेंसियों की कार्रवाई और दूसरी तरफ मोदी अमित शाह पर चल रहे केस, ये सब उन्हें एक दूसरे के और करीब ला रहे थे। यहीं से मोदी प्रोजेक्ट तेज हो जाता है। नीचे से कार्यकर्ता चाह रहे थे, ऊपर से संघ का हिस्सा भी तैयार था। सिर्फ दिक्कत थी तो बीजेपी के टॉप ब्रास में। ये ग्रुप 2 हिस्सों में बटा हुआ था। अब वापस से आते हैं वहीं जहां से हमने शुरुआत की थी, यानी गोवा, 9 जून 2013। देखिए साहब, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक कई मायनों में टर्निंग पॉइंट थी, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था जितना आप समझ रहे हैं। इस बैठक में आडवाणी समेत कई बड़े नेता वहां पर आए ही नहीं। नीतीश पहले से नाराज थे और पार्टी के अंदर भी कई लोग मोदी को नेशनल कैंपेन की कमान देने के खिलाफ थे। फिर भी राजनाथ सिंह ने अंत में घोषणा कर दी कि केंद्रीय स्तर पर चुनाव प्रचार समिति बनेगी और उसके चेयरमैन होंगे नरेंद्र मोदी। लेकिन इसके बाद जो घटना होती है उसकी उम्मीद तो किसी को भी नहीं थी, ना ही नरेंद्र मोदी और ना ही राजनाथ सिंह को। तो हुआ ये था कि जैसे ही राजनाथ सिंह ने चुनाव प्रचार समिति के चेयरमैन के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम का अनाउंसमेंट किया और स्वागत के लिए आगे बढ़े, तब पता चला कि मोदी को देने के लिए कोई बुके आया ही नहीं है। फिर राजनाथ सिंह ने किसी और को दिया गया गुलदस्ता उठाया और मोदी के हाथ में दे दिया। ये सिर्फ एक फूलों का गुलदस्ता नहीं था, बल्कि एक नए पावर सेंटर का प्रतीक था। लेकिन राजनाथ सिंह की इस घोषणा ने पार्टी के टॉप लीडरशिप से लेकर सहयोगियों तक सब में हलचल पैदा कर दी। नीतीश कुमार ने राजनाथ को फोन करके कहा कि वो गठबंधन से अलग हो रहे हैं। इधर आडवाणी ने अपने इस्तीफे की चिट्ठी लिख दी थी। उन्होंने पार्टी की दिशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये अब वो बीजेपी नहीं रही जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल आडवाणी ने काम किया था। उनके इस चिट्ठी के बाद
मोदी का समर्थन करने वाले नेताओं का आडवाणी के घर मैराथन शुरू हो गया। उनमें खुद राजनाथ सिंह भी शामिल थे और ये सब कुछ पूरा लुटियंस दिल्ली आराम से देख रहा था। एक तरफ आडवाणी का भावुक इस्तीफा है, दूसरी तरफ मोदी के लिए कार्यकर्ताओं और संघ का जबरदस्त दबाव। आखिरकार संघ प्रमुख से बात के बाद आडवाणी ने इस्तीफा वापस लिया, लेकिन तब तक एक बात साफ हो चुकी थी, पार्टी की असली कमान अब किस दिशा में जा रही है। गोवा की मीटिंग में मोदी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था, लेकिन अगला बड़ा कदम था उन्हें प्रधानमंत्री पद का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित करना। और 13 सितंबर 2013 को फाइनली वो दिन भी आ गया जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में औपचारिक तौर पर पीएम उम्मीदवार घोषित किया जाना था। इसी सिलसिले में आडवाणी को नितिन गडकरी ने कॉल किया और बताया कि मोदी को पीएम उम्मीदवार घोषित करना है। तब आडवाणी मीटिंग के लिए घर से निकलने के लिए तैयार हो ही रहे थे, लेकिन जैसे नितिन गडकरी से उनकी बात हुई, उन्होंने अपना मन बदल दिया और राजनाथ सिंह को एक चिट्ठी लिखकर बताया कि वो मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे। खैर, इस बैठक में मोदी औपचारिक तौर पर पीएम फेस बना दिए गए थे, पर कुछ नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि मोदी का चेहरा आगे करने से महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पीछे छूट जाएंगे और पूरा चुनाव गुजरात के गोधरा पर केंद्रित हो जाएगा। लेकिन तब तक बीजेपी और संघ के भीतर मोदी समर्थक लॉबी इतनी मजबूत हो चुकी थी साहब कि अब चीजें उसी दिशा में जाने लगी जिधर वो धारा उन्हें ले जाती थी। यहां तक मोदी सभी कठिनाइयों से निपटते चले गए, लेकिन उनका सबसे बड़ा चैलेंज अब आने वाला था 2014 का चुनाव। इस चुनाव में उन्होंने वाराणसी और वडोदरा जैसी सीटों से अपनी किस्मत आजमाई और दोनों जगह से जीत दर्ज की। और सिर्फ उन्होंने ही चुनाव नहीं जीता, बल्कि बीजेपी ने भी 282 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत हासिल की। इस जीत के बाद मोदी पहली बार संसद में एंटर होते हैं, लेकिन सिर्फ एक सांसद के तौर पे नहीं, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। मोदी की ये पॉलिटिकल जर्नी दिखाती है कि यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी रणनीतियां अपनाई, कितने नेताओं को अपने रास्ते से हटाया और किस तरह हर स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ा। आज वो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन उनकी मेहनत, उनकी आक्रामक राजनीति और हालात को संभालने की उनकी शैली अब भी जारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करती है।